नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अमेरिका और ईरान युद्ध जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, उसने पूरी दुनिया की चक्करघिन्नी बना दी। पूरी दुनिया रिएक्शनरी मोड में है। अच्छा, आज ट्रंप ने यह कर दिया तो भैया अब से हमारी पॉलिसी है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने यह कर दिया है, कल से हम यह करेंगे। पूरी दुनिया में उंगली पे गिने चुने 2-3 देश ऐसे हैं, उनको छोड़कर हर कोई रिएक्शनरी मोड में है। इजराइल, उसको पता है कि भैया मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे ईरान को पीटना है, वो स्पष्ट है। भारत को यह पता है कि भैया मुझे अपने हितों को साध कर चलना है। उसके लिए वो अमेरिका से भी बना रहा है, इजराइल से भी बना रहा है, ईरान से भी बना रहा है और रशिया से भी बना रहा है। मुझे किसी से नहीं लड़ना, वो भी स्पष्ट है। और तीसरा देश जो स्पष्ट है वो है रूस। उसको पता है कि यह युद्ध लंबा चलना चाहिए। अमेरिका का वियतनाम बना देना है मुझे ईरान को, ताकि जो मेरा तेल प्रीमियम पर बिक रहा है उससे पुराने युद्ध का खर्चा जो है वो भी निकालना है। भविष्य में जो युद्ध लड़ना है उसके लिए भी पैसा तैयार करना है। जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसको भी बैलेंस करना है। तो यही मौका है। तो वो चाहता है ये युद्ध लंबा चले। इसके अलावा हर कोई देश रिएक्शनरी मोड में है। तो आज बात होगी कि भारत जो अपने हितों को साधने के लिए क्या कर रहा है। 2 बड़े काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पहला, उनकी अचानक से रूस की विजिट होने वाली है, क्या मायने हैं उसके। और दूसरा, इस युद्ध के बीच भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और लोग कहते हैं उनके आते युद्ध शुरू हो गया तो इजराइल की भारत की बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन उसी दौरान भारत ईरान से भी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है। और तीसरी जो विषय जिस पर चर्चा होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में फंस गया और क्यों जयशंकर जी को यह कहना पड़ा कि भैया हम दलाल नहीं हैं, हम दलाली नहीं करते। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा की। कहां से आती है यह खबर? रूस में जो सरगई लावरोव है, आप ये मान सकते हैं रूस में नंबर 2 है आज के समय में। हर पुतिन जो बोलते हैं, वो जो सरगई लावरोव बोलते हैं, समझिए पुतिन ने बोला है। तो सरगई लावरोव एक इंडिया एंड रशिया टुवर्ड्स अ न्यू बायलैटरल एजेंडा करके कॉन्फ्रेंस थी, उसको वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। और वो वहां ये अनाउंस करते हैं कि भारत की तरफ से भी हामी हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्दी ही रूस का दौरा होने वाला है। देखिए, इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को फोन नहीं किया, बल्कि यह प्रपोजल रशिया की तरफ से भारत के पास आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट होनी चाहिए। वो इन्वाइट कर रहे हैं और इसके पीछे कई मायने हैं। ना ही सिर्फ भारत बल्कि रशिया, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह विजिट। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे तो जो सबसे बड़ा कंसर्न होगा वो होगा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी। भारत यह सुनिश्चित करेगा कि एक लॉन्ग टर्म डील हो रूस के साथ कि भैया भारत के जो क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। और जिस तरीके से भारत को 10-10, 15-15 डॉलर का जो प्रीमियम अब रशियन तेल पे देना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं भारत उसको नेगोशिएट करने का प्रयास करेगा कि भैया जो स्पॉट प्राइस है उस पे तो कम से कम दो, प्रीमियम तो मत दो। हाँ, उसके लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बड़े ऑर्डर बने रहें, कि वो आपसे वो निरंतर रूप से बड़े ऑर्डर आते रहें। अभी अप्रैल के लिए भारत ने 60 मिलियन बैरल 60 मिलियन बैरल ऑलरेडी जो रशियन क्रूड है उसको बुक कर लिया है कि भैया इतना तो हम तुमसे खरीदेंगे। यानी कि रोजाना का 2 मिलियन बैरल भारत खरीदने ही वाला है रशिया से। ये ऑलरेडी अप्रैल के लिए लॉक हो चुका है और संभवतः इसे और बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर रशिया को यह पता लगे कि बल्क डील हो रही है तो कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर जो प्रीमियम ले रहा है कम से कम वो तो छोड़ेगा। उसके अलावा जो रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो बड़े हद तक हैम्पर हुई है यूक्रेन की वजह से। आपके पास तेल बहुत हो सकता है, क्रूड बहुत है रशिया के पास, निश्चित तौर पर दुनिया में कमी भी है, लेकिन क्या वो रशिया उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके एक महंगा प्रोडक्ट बना के बेच सकता है? उसकी जो कैपेबिलिटी है वो हैम्पर हो चुकी है। बाल्टिक सी में भी कल एक बड़ा, मतलब 1-2 दिन पहले यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला हुआ। आज के समय में जो रशिया है उसकी 40% रिफाइनिंग कैपेसिटी हैम्पर हो चुकी है, लगभग 40% तक। और दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी अगर आज के समय में किसी के पास है तो वो भारत के पास है। भारत में 11-12 बड़ी रिफाइनरीज हैं, जामनगर की तो मेगा रिफाइनरी है, उसकी टक्कर की तो दुनिया में कोई नहीं है। तो भैया आप तेल लाइए, हम रिफाइन करते हैं और हम बेचते हैं।
क्योंकि यूरोप ने भी ये कह दिया है कि भैया हम रशियन क्रूड खरीदने को तैयार हैं, लेकिन वो वाया वाया आए, कहीं और से फिल्टर होकर आए, डायरेक्ट नहीं लेंगे। तो क्या रशिया नेगोशिएट करेगा उन यूरोपियन कंट्रीज से कि भैया ठीक है हम तुम्हारे तक क्रूड पहुंचा देंगे, लेकिन वो वाया भारत आएगा, जो पहले हो रहा था, बीच में थोड़ा हल्ला हंगामा हुआ, वापस से वही जो मैकेनिज्म है उसको स्थापित करने का प्रयास है। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार बात करेगी रशिया से कि भैया आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको हम केटर करेंगे, लेकिन हमें सस्ता तेल दीजिए। तो उसकी निश्चित तौर पर बात प्रधानमंत्री की वहां पर जो व्लादिमीर पुतिन है और जो जो रशिया है उससे निश्चित तौर पर बात होगी। तो तेल की निरंतर सप्लाई होती रहे, गैस की सप्लाई होती रहे, हल्के दाम पर सप्लाई हो, आपके जो क्लाइंट है उनको भी हम केटर करेंगे अपने माध्यम से। ये सब नेगोशिएशन वहां पर हो रही होगी। दूसरी, फर्टिलाइजर को बनाने के लिए, यूरिया और इन सबको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसमें जो नेचुरल गैस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर से आती थी, बंद हो गई। दुनिया का आधा यूरिया जीसीसी कंट्रीज से आता था, बंद हो गया इस युद्ध के कारण, या बहुत कम हो गया, हैम्पर हो गया, रेट ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। तो भारत को खाद की बहुत जरूरत है और उसका एक बड़ा सप्लायर आज के समय में रशिया है। जो अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, वहां से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जा सकता है। दुनिया के टोटल इंपोर्ट का 18 से 22% लगभग रशिया से आता है। और रशिया ने वैसे फिलहाल 1 महीने के लिए उस पर बैन लगा दिया है कि हम कहीं एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, चाइना ने भी बैन कर दिया। तो वो बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो नेगोशिएशन करनी है वहां पर कि किस तरीके से जो खाद है भारत के अंदर उसकी निरंतर सप्लाई बनी रहे। अगर जीसीसी से नहीं आ रही है, अगर वेस्ट एशिया से नहीं आ रही है, तो रशिया से आए। अब रशिया के साथ भी दिक्कत यह है कि जो ये यूक्रेनियन है, इन्होंने ड्रोन मार दिया उनकी उस फैसिलिटी के ऊपर जो दुनिया का 11% अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई करता है। तो उसमें भी भारत का सपोर्ट चाहिए, उसको दोबारा खड़ा करना है, एक्सपर्टीज चाहिए, खरीदार उन्हें चाहिए, एक निरंतर सप्लायर बना, मतलब जो उनका एक ग्राहक बना रहे। तो भारत उसके लिए तैयार है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कि ठीक है आप बनाओ हम लेंगे। तो आपको अपनी फूड सिक्योरिटी उसको मेंटेन रखना है, उसको सुनिश्चित करना है। तो जरूरी है आपको रशिया जाए और वहां से जो फर्टिलाइजर बनते हैं, जो उसके ऊपर एक तरीके से 30 दिन का बैन लगा है, उसको हटवाएं, या कम से कम उसके बीच में नेगोशिएशन करें और वहां से वो खाद खरीदनी है। आपको एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करनी है। अभी 30 दिन का वेवर दिया है ट्रंप ने, 30 दिन बाद क्या, 30 दिन बाद भी किस तरीके से निरंतर बना रहा है, ट्रंप कर रहा है, करते रहे। भैया भारत को अपने 150 करोड़ लोगों को एनर्जी देनी है, फ्यूल देना है। वो कैसे सुनिश्चित हो? अगर मान लीजिए कल को बैन आ जाता है, उसके बावजूद वो मैकेनिज्म बना रहे, पेमेंट टर्म्स किस तरीके से हो, क्या क्या किया जा सकता है। तो अब भारत उसके लिए नेगोशिएट करेगा, उसके लिए प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। एनर्जी सप्लाई, फूड सप्लाई। तीसरा, भारत को S-400 आने थे रशिया से। रशिया ने S-400 ट्रायम्फ के कई सारी बैटरीज ऑलरेडी ईरान भेज दी हैं। भारत ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, 5 का दिया था, 4 आए थे, 1 अब भी रहता है, और देने हैं ऑर्डर, पहले ही बैकलॉग है, और उसका सामान उठाकर आप ईरान भेज दे रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ईरान में प्रायोरिटी है, वो सब चीजें हैं। तो भारत उसके लिए भी नेगोशिएट करेगा कि भैया इसको भी फास्ट ट्रैक करो, इसके एवज में हमारी क्या सहायता चाहिए, हम वो देने के लिए तैयार हैं। आपके यहाँ वर्कफोर्स की कमी है, हम देंगे। आपको चाहिए भैया पैसा चाहिए, उसके लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, इसलिए जो रशिया का विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जब विजिट होगा, वो तो अभी डेट एग्जैक्ट तय नहीं हुई है, डिसाइड नहीं हुई है कि कब है, लेकिन जो इसकी टाइमिंग है अनाउंस होने की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो कैसे महत्वपूर्ण है? अभी डोनाल्ड ट्रंप, मतलब एक खबर आती है पूरी मीडिया के अंदर कि भैया ऐसा है कि वो ना पाकिस्तान ना मीडिएटर बनने वाला है, अमेरिका और ईरान के बीच में ये फैसला कराएगा, सुलह सफाई कराएगा। यानी कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके माध्यम से भी आया, उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया है, कई लोगों ने कवर किया कि भैया 3 देशों ने पेशकश की थी और पाकिस्तान में बैठकर अब बातचीत होगी। तो जिस तरीके से अमेरिका ने वो जगह चुनी, अगर ये मीडिएशन होती है, अभी तक कोई उसके साइन नहीं है,
अगर ये मीडिएशन होती है तो भैया उसने एक मैसेज दिया भारत को, या इस पूरे सिनेरियो ने एक मैसेज दिया भारत को कि भैया तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए आज के समय में पाकिस्तान है। तो भारत ने भी मैसेज दिया कि ठीक है, तुम्हारे कहने पे हमने रशियन तेल कम कर दिया था, हम धीरे धीरे तुम्हारे साथ भी आ रहे थे, साथ भी दे रहे थे, तुम्हारे टैरिफ को झेला, सब कुछ किया, तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा, तुम्हारे लिए कुछ एडवर्सरियल कुछ काम नहीं किया, फिर भी तुमने ऐसा किया, ठीक है हम रशिया से बात करते हैं। तो जो ये टाइमिंग है अनाउंस करने की, प्रधानमंत्री जाएंगे, जब जाएंगे, जब जो होगा वो अलग चीजें हैं, उसके लिए तो बताया कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चीजें प्रायोरिटी लिस्ट पर हो सकती हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने वो टाइमिंग भी बताई कि भैया ठीक है तुम वहां मैसेज दे रहे हो, हमने यहां दे दिया। अब नेगोशिएशन से बात याद आई कि भैया पाकिस्तान नेगोशिएट कराएगा अमेरिका और ईरान के बीच में कि अरे साहब हम मध्यस्थ बनेंगे, हम बताएंगे कैसे होना है। मेरा एक सवाल है, बहुत लोग भारत में परेशान हो रहे हैं, अरे देखिए पाकिस्तान को चुन लिया, भारत को नहीं चुना। देखिए पाकिस्तान ने जब जब मीडिएशन की, पाकिस्तान ने जब जब हेल्प की, तो पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है एक बार समझ लीजिए। जब हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद से बीजिंग गया था ना, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश खो दिया था। जब पाकिस्तान में जिया उल हक ने सोवियतों को अफगानिस्तान से भगवा दिया था ना अमेरिका का साथ देके, तो उसे गिफ्ट में तालिबान मिला था। आज देख लीजिए क्या हाल होता। जब मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका की मदद की थी ना, उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल हो गया, उसका बताने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग ये मानकर चल रहे हैं अरे साहब पाकिस्तान को तो बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, भारत को नहीं मिल रही है, तो पाकिस्तान ने जब जब किसी के फट्टे में पैर अड़ाया है तो उसकी क्या हालत हुई है ये समझ ही लीजिए। और भारत निश्चित तौर पर कोई दलाल नहीं है कि भैया उनके बीच में मध्यस्थ करेंगे। दो देशों की लड़ाई है, अपने आप बातचीत कीजिए। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया पहले तो भारत ने कहा था कि भैया देखो मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, अब क्यों नहीं रुकवा रहे, अब दलाली वाली बात क्यों कर रहे हैं। तब प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने वो युद्ध कुछ घंटों के लिए रुकवाया था, अपने लोगों को निकालने के लिए। जो अपने छात्र थे उनको किस तरीके से सुरक्षित निकाला जा सके वो सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन और रशिया के बीच में कुछ एक विंडो बना था कुछ घंटों का। उस दौरान वो युद्ध रुका था उस एरिया में जहां से सेफ पैसेज हो सके। अब इस फट्टे में क्यों अड़ना है? भारत को निश्चित तौर पर दलाल बनने की क्या जरूरत है? और मान लीजिए भारत बनता है, कल को भारत ये कहता है कि चलिए हम आपकी मध्यस्थता कराते हैं अमेरिका और ईरान की, तो कल को भारत किस मुंह से कहेगा कि भैया भारत पाकिस्तान के बीच में आप मध्यस्थ नहीं बन सकते? मतलब आप तो दूसरे की सुलह सफाई कराएंगे, और फिर जब आपका मुद्दा आएगा और दूसरा आएगा फिर आप किस मुंह से कहेंगे? तो भैया साफ है। इसलिए जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो भारत चुप रहा, हाँ युद्ध नहीं होना चाहिए इतना कहा, कह के छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता है कि कल को अगर हमें पाकिस्तान पे कुछ करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान पे एक्शन लेना है, तो भैया फिर हम वो मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते। अभी इजराइल वाले में भी हमने कहा हाँ ठीक है सिविलियन लाइफ लॉस हो रही है, ठीक है कह के अपना साइड हट गए, क्योंकि फिर हम वहां जब पाकिस्तान या बांग्लादेश या कहीं कुछ होगा तो हम वहां मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते। इसलिए भारत चुप रहा, और भारत अब भी उस मध्यस्थता के पछड़े में नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे पहले बिचौलिए की गर्दन पकड़ी जाती है, कहीं ऐसी बात होती है। और दूसरी चीज कि भैया एक बात बताओ, पाकिस्तान की सुनेगा ट्रंप? जो वहां तशरीफ लेकर खड़े हैं 250 रुपए की प्लेट खाने के लिए, ट्रंप उन्हें मध्यस्थ रखेगा? आप ये समझिए अडानी अंबानी में कल लड़ाई हो जाए, उनको मध्यस्थ, मान लीजिए अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की भी लड़ाई हो रही थी, डिस्प्यूट हो रहा था, तो बड़े बड़े लोग आए थे ना मध्यस्थ के रूप में। कोटक बैंक का चेयरमैन था, बड़े बड़े वकील थे, बड़े राजनेता थे, कोई छोटी मोटी परचून की दुकान वाला तो था नहीं। और जो लोग ये कह रहे थे मध्यस्थता हो रही है, मध्यस्थता हो रही है, जेडी वांस आने वाला, पहुंच गया क्या? ये जो DGISPR है भैया, जो प्रोपेगेंडा विंग है, बनाने में बहुत माहिर है ये पूरा का पूरा माहौल, लेकिन उसके बाद क्या? फुस। तो जयशंकर ने बहुत सही तरीके से कहा, भारत दलाली नहीं करेगा। भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अपने हित सुरक्षित रखने हैं, अपनी जनता को सुरक्षित रखना है, उसके घर बिजली पहुंचे, उसकी प्लेट में खाना पहुंचे, उसकी गाड़ी में फ्यूल हो,
लिविंग कंडीशन अच्छी हो, भारत को ये करना है। और ये करने के लिए भारत क्या कर रहा है, ये भी अप्रत्याशित है। जहां पूरी दुनिया, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जहां अमेरिका लगा हुआ है कि भैया ईरान को किसी तरीके से तबाह करना है और सब कुछ चल रहा है, उस इलाके में भारत वहां से उस ईरान से तेल खरीद रहा है। भारत ईरान से 5 मिलियन बैरल ऑयल जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी खरीद चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने का वेवर दिया रशियन ऑयल के लिए, 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक। उसका फायदा उठाते हुए भारत ने बीच में ईरान से भी तेल खरीद लिया है। जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने ऑलरेडी 5 मिलियन बैरल तेल वहां से खरीदा है। जो ईरान है उसका लगभग 170 मिलियन बैरल तेल समुद्र के अंदर है, यानी उसकी स्टोरेज फैसिलिटी समुद्र और इन सब के अंदर ऑलरेडी 170 मिलियन बैरल तेल है, उसे बेचने के लिए तैयार है। खरीदार नहीं, भारत है, भारत ने खरीदा। $60 का निश्चित तौर पर प्रीमियम दिया है, लेकिन वो भी भारत के लिए फायदे का सौदा है। कारण, अगर आप रशिया से तेल खरीदते हैं तो भी आप प्रीमियम देंगे और फिर वो लंबा बहुत चल के आएगा। आप अमेरिका से खरीदेंगे तो उसकी भी बहुत ट्रांसपोर्टेशन लंबा है, लगभग 40-41 दिन लगते हैं भारत आने में। लेकिन जो ईरानियन ऑयल है वो कुछ घंटे दूर है, वहां से आप लोड कीजिए, ऑलरेडी वो शिप्स के अंदर लोड है और वो भारत को शैडो फ्लीट के माध्यम से या कैसे भी भारत को भेज देता है। और वो जामनगर में पहुंचकर रिफाइन हो रहा है और मतलब आप ये मानकर चलिए $500 मिलियन से ज्यादा का बेनिफिट है। मतलब उससे ज्यादा का तेल जो रिलायंस है उसने खरीदा है। और सबसे बड़ी बात, जो पेमेंट टर्म्स है, जो हमको पेमेंट करना है वो हमको डॉलर में नहीं करना है, वो हमें रुपी टर्म्स में करना है। यानी कि जितना भी, अगर 1 बैरल तेल भी आप ईरान से खरीद रहे हैं तो आप बाहर जाने से $100 बचा रहे हैं, $150 बचा रहे हैं, $125, जो भी रेट है वो बचा रहे हैं। और उसके एवज में आप रुपी में पेमेंट कर रहे हैं। और रुपी में भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो पेमेंट हुआ है भैया रुपी भारत से ही में ही आएगा, तो उससे कोई वेपन नहीं बना सकता ईरान, उससे कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, हथियार नहीं बना सकता जो अमेरिका के खिलाफ यूज हो। अब ईरान को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है खाद्यान्न की, मेडिसिन की, तो उस रुपी का इस्तेमाल कर भारत से वो मेडिसिन, वो खाद्यान्न खरीद सकता है। इसलिए अमेरिका को भी इससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है कि जो आप 5 मिलियन बैरल खरीद रहे हैं, और संभवतः ये और बढ़ेगा। और 19 तारीख तक ये तय है, 19 अप्रैल तक, कि जो शिप है वो आपके यहां अनलोड हो जानी चाहिए। यानी ईरान से एक शिप आती है तो 19 अप्रैल को वो भारत में अनलोड हो जानी चाहिए, तब तक वेवर मिला हुआ है। तब तक भारत ईरान से और तेल खरीदेगा। और ईरानियन ऑयल बहुत लाइट क्रूड है, यानी आसानी से रिफाइन होता है, आसानी से उसके अंदर पेट्रोल, डीजल और ये सब चीजें निकलती हैं। वेनेजुएलन ऑयल बहुत हैवी है, सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है, बिटुमेन, इस तरह का जो भारी कंटेंट है वो ज्यादा निकलता है। इसके अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस, नाफ्ता ये ज्यादा निकलता है। हाई क्वालिटी का ऑयल है, पेमेंट टर्म्स आसान है। तो मोदी ने निश्चित तौर पर, रशिया जा रहे हैं, ईरान से तेल खरीद रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बर्स्ट कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मुश्किल घड़ी है देश के लिए भी, सरकार के लिए भी, और सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में। भारत जिस दंश को, जिस हीट को फील कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। अब उस बीच में भारत रशिया से भी नेगोशिएट कर पा रहा है चीजों को, ईरान से भी चीजें खरीद पा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बीच में एक थोड़ा सा झटका भारत के लिए यह है कि जो नायरा की रिफाइनिंग फैसिलिटी है, भारत के अंदर जो रिफाइनरी है, वो अगले 35 दिन तक के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि उसमें शेड्यूल्ड डाउन टाइम है, यानी मेंटेनेंस के लिए वो बंद की गई है। तो भारत की कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी का लगभग 8% वहां से आता है, वो फिलहाल डाउन है। अब उस बीच भारत को वो भी मेंटेन करना है कि किस तरीके से वो 8% को कंपनसेट करे, कहां से वो चीजें लेके आए। ऑलरेडी जितनी रिफाइनरीज हैं उनको कह दिया गया है कि आपको अपनी डबल कैपेसिटी पर चलना है। तो भारत कुछ तो सही करने का प्रयास कर रहा है। कहां तक चीजें संभाली जाएंगी, कहां चीजें मुश्किल हो सकती हैं, ये सरकार का लिटमस टेस्ट है, ये सरकार की कैपेबिलिटी का टेस्ट है। यहां पर पता लगता है कि आपकी
डिप्लोमेसी कितनी अच्छी है, आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, ये सरकार का टेस्ट है। खैर रशिया से और क्या डेवलपमेंट आएगा वो भी लेके आते रहेंगे, ईरान से क्या आएगा वो भी लेके आते रहेंगे। खैर पाकिस्तान पे तो आती रहती है चीजें। खैर आपको अगर ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।